बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड मॉडल पेपर्स 2022 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, फेडरल बोर्ड में 2022 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं जो कि 2006 कैरिकुलम को फॉलो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट FPASC ने हर सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर्स जो हैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं और तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो हर सब्जेक्ट के लिए उन 3 मॉडल पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इससे तो आपको एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको वो जो फियर होता है एग्ज़ाम्स का और SLO बेस्ड जो आपने एक वर्ड सुना हुआ है कि मतलब अब पता नहीं किस तरह के पेपर आएंगे, बहुत मुश्किल पेपर होंगे, हमें नहीं आते होंगे, वो फियर आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे हुए हैं जो कि आप अगर नेशनल बुक फाउंडेशन को एज अ मेन बुक प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो है वो 80 to 90% मार्क्स इजीली आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो उसकी स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है तो आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो आज हम जो है वो मॉडल पेपर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए। और सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ तीनों मॉडल पेपर्स की जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस हर एक पेपर मॉडल पेपर के एंड पे दी हुई है वो डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप मॉडल पेपर देखेंगे तो उसके एंड पे आपको जो है वो इस तरह का टेबल नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। ये बेसिकली आपको बताया हुआ है कि हर चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, नॉलेज बेस्ड कितने क्वेश्चन लिए गए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, और टोटल जो काउंट करके हमारे पास नॉलेज बेस्ड जो है वो 30% बनना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग 50% और एप्लीकेशन 20%। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इन्होंने अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा ले लिया तो यहाँ पर परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेनली जो है वो 30, 50 और 20 की रेशियो ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट रो में आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं कि हर चैप्टर में कितने मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन लिए गए हैं। अब ये देखें सेकंड टेबल में चेक कर लें तो ये सेकंड मॉडल पेपर में आपके पास मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट मॉडल पेपर से डिफरेंट हैं। इसी तरीके से ये थर्ड मॉडल पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखें ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर है, फिर उसका पार्ट और फिर उसके मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज़ कर लें कि ये तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हर चैप्टर में से डिफरेंट मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में से अगर आप फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर कहते हैं तो उसमें से 16 मार्क्स का ही हमेशा पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। ये देखें मार्क्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्क्स जो है वो हर चैप्टर में से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर जो है वो ध्यान रखें कि जो चैप्टर लॉन्गर चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, उनमें से ज़्यादा मार्क्स का एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसमें मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो छोटे चैप्टर होते हैं उसमें ऑब्वियसली बात है चांसेस कम होते हैं क्योंकि उसमें से थोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मॉडल पेपर नंबर 1 फेडरल बोर्ड 2022। तो सबसे पहले हम जो है वो ऑब्जेक्टिव करेंगे। 17 MCQs आपको सॉल्व करने हैं 25 मिनट्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे इस मॉडल पेपर में कोई इतना मुश्किल MCQs नहीं पूछे गए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली जो है वो ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हायर फॉर दी। तो यहाँ पर देखें हम जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो अल्कली से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन लास्ट में हमारे पास हेलोजेंस और नोबल गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉल साइज नोबल गैसेस के एटम्स का होता है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे हायर होगी। तो फर्स्ट का जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिम्सन रेड इज़ अ करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको जैसे अब पता चल गया कि फ्लेम कलर आपको याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है लिथियम और स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड कलर होता है। ठीक है, तो सेकंड का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर दी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो ये तो आप बहुत दफ़ा कर भी चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी आपने किया हुआ है। तो ये आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है, आयरन।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, एरोसोल्स एंड लोशंस आर यूज्ड एज, ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है, आपके पास रिपेलेंट्स एज ए रिपेलेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डैश ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल देन डैश फॉर लेड। अब देखिए जब लेड में फोर्थ जो ग्रुप आपने पढ़ा है, ठीक है, तो फोर्थ ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट बात इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में ही हुई है, ठीक है, तो वो तो वैसे ही आपको कहा हुआ कि आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू +4, और उसकी रीज़न हमने यही पढ़ी थी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और इसका 5th का जो है वो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो मैट्रिक में अभी आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफरेंस इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टीएमएस आप जब ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपने टीएमएस लिखा हुआ है, तो टेट्रामिथाइल साइलेन, ठीक है, 7th का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, Which one of the following technique does not involve interaction of electromagnetic radiations with matter। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी है, ठीक है, जिसमें हम रेडिएशंस नहीं यूज़ करते बल्कि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं और जो है वो कैटाइंस में कन्वर्ट करते हैं, एटम्स को कैटाइंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिटिकल टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, उनका अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये है कि बेंजीन के साथ, तो ये बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है हमारे पास कि अगर हम बेंजीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है और उसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है टॉलीन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉलीन है, देखिए मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, इनके भी स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, ठीक है, फिनोल, लेकिन उनसे जो है वो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड भी आपको पता है कि आप अगर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर जो है वो रिमूव करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है, RC+O फिर ऑक्सीजन और उसके साथ फिर RC+O अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये बात याद रखें, न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, और न्यूक्लियस लविंग वो चीज़ होती है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है वो, और उसने अटैक वहाँ पर करना है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, या कम हो। तो देखिए यहाँ पर वाटर के पास भी लॉन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास भी लॉन पेयर्स हैं, नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर्स हैं, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट BF3, ठीक है, बोरोन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या लॉन पेयर्स नहीं हैं, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो 11 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सोनियम आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन। तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा बताया गया है कि जो ईथर्स का आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर्स, तो वो है भी बहुत छोटा टॉपिक और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके रिएक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये देखें ये उसी का क्वेश्चन है, ऑक्सोनियम आयन जो है वो ईथर जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सोनियम आयन बनाता है, ठीक है, तो 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब है देखें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ, सामने सामने से क्वेश्चन पूछे हुए। Which one of the following, question number 13, which one of the following reagents react both with aldehyde and ketones। देखें टॉलेंस, बेनेडिक्ट और फेलेंक्स रिएजेंट हमने पढ़े थे एल्डिहाइड में कि जो कि सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और कीटोन्स के साथ नहीं करते, ठीक है, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक ऐसा है जो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, 13 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बहुत ही जो है वो फास्टली रिडक्शन शो नहीं करता, ठीक है, लेस रिएक्टिव है।
एज़ कम्पेयर टू अदर कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उससे ही ये रिड्यूस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सोप। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो फैटी एसिड्स यूज़ होते हैं सोप बनाने में। ठीक है, ये लिपिड्स के टॉपिक्स में भी आप इसकी इक्वेशन भी देख सकते हैं स्पॉनिफिकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, आयोपैक नेम फॉर द ग्लूटारिक एसिड इज़। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में आपको बताया गया था, अगर आपने उसका नॉमेनक्लेचर का टॉपिक मेरा देखा हो तो, कि उसमें मैंने आपसे कहा है कि कॉमन नेम्स मस्ट आते हैं पेपर में। ठीक है, बेंजीन के कॉमन नेम्स आपने याद करने हैं, एसिड्स के कॉमन नेम्स और डाई एसिड्स के कॉमन नेम्स। तो यहाँ पर देखें पेंटेन डायोइक एसिड इसका करेक्ट आंसर है, 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज NMR एक्टिव। तो NMR एक्टिव की एक ही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इक्वल ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें मास जो है वो जब इवन नंबर है तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो है वो इक्वल होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन 16 के भी और नियॉन 10 के भी। ठीक है, लेकिन कार्बन 13 ऐसा है कि जिसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो ये NMR एक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल डिस्कस इट्स शॉर्ट क्वेश्चंस।